सरकार के द्वारा सबसे पहले शराब के ठेके ही खोले गए। दुर्भाग्य है कि कहीं हमारी बहन बेटी की हत्या ससुराल में हो जाती है कि घिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कोरोना हरा के हम दिखलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रवण चौहान और आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस। आज हम बाराबंकी के हैदरगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, जिन्होंने समाज को सुधारने में बहुत ही लंबे योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जो गांव में दारू के ठेके होते हैं उनमें सुधार को लेके मानक पे वो चले और उन ठेकों की वजह से लोगों को समस्याएं जो हो रही थी, ग्रामीणों को, जो गांव की महिलाएं थी बाहर जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने पदयात्रा भी किया। और जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था जो नदियों में, वो जल दूषित न हो, इसके लिए उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस संबंध में क्या कहते हैं। राजू भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशासन प्लस पे। धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर है, इस उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, आज के इस पवित्र अवसर पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्तियों में अब कर्तव्य बोध की जो है वो कमी सी आ गई है। जाहिर सी बात है कि लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग अच्छा करें और उसी अच्छे में मेरा नाम जुड़ता चला जाए। जी। तो यदि हम जो है स्वयं अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का छोटा सा जो प्रयास होता है अच्छा करने का, आगे चल करके वो बड़ा बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को छोटे प्रयास, अच्छे प्रयास करते रहने चाहिए। और श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी यही मापदंड रहा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी यही मापदंड रहा कि हमारे छोटे प्रयास और हमारे छोटे कार्य आगे चल के समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। जैसे आप समाज के लिए उदाहरण करने की बात कर रहे हैं, उदाहरण देने की बात कर रहे हैं, तो आपने एक पदयात्रा कुछ साल पहले निकाली थी। उस पदयात्रा का क्या अब तक रिस्पॉन्स मिला है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 10 दिसंबर 2015 में मैंने पवित्र देवा शरीफ से जो है एक पदयात्रा निकाली पूरे जनपद बाराबंकी की, जिसको करने का मेरा उद्देश्य ये था कि आज गाँवों में जो ठेके हैं शराब के, वो सरकार ने इस तरह से खुलवा दिए हैं जैसे लगता है कि परचून की दुकान खुलवा दी है। एक तरफ हम 2 अक्टूबर को बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मद्य निषेध विभाग बहुत ज़रूरी है देश में, और दूसरी तरफ ये कंडीशन हो जाती है कि हम जब कभी निकलते हैं तो एक शराब का ठेका दिखाई देता है, वहाँ एक विज्ञापन लगा होता है, तेरा ध्यान किधर है महारानी इधर है। तो ये जो दोहरा मापदंड है ये कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रहा है। मैं तो देश के नेताओं से, कर्णधारों से ये आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर शराब बिकवानी है तो शराब बिकवाइए, फिर मद्य निषेध विभाग की आवश्यकता पर बल न दीजिए। फिर आप स्लोगन न लिखवाइए कि जिसने शराब पिया उसकी बर्बादी हो गई। जाहिर सी बात है कि सरकार को राजस्व की चिंता रहती है, लेकिन जो परिवार नशे की चपेट में आके बर्बाद हो जाते हैं, जिनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, शायद उनका ध्यान उधर नहीं जाता है। अभी मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, लॉकडाउन में भी सरकार के द्वारा सबसे पहले शराब के ठेके ही खोले गए और मैंने उस पर लिखा भी था कि बाबा जी कौन सी रही मजबूरी, काहे दारू है ज़रूरी। तो जाहिर सी बात है कि समाज में दोहरे मापदंड ज़्यादा चल रहे हैं जो नहीं चलने चाहिए। इसके अलावा उस पदयात्रा में कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ के बड़े बड़े लोग स्लोगन देते हैं, बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हुए जो कोख में ही कन्या की हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्य है कि कहीं हमारी बहन बेटी की हत्या ससुराल में हो जाती है, कहीं कोख में बेटी को मार दिया जाता है, बल्कि बेटियां आज बेटों से बहुत आगे हैं। तीसरा हमारा था कि प्राथमिक जो शिक्षा है, एक जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि कम वेतन पाने वाले तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने मॉन्टेसरी स्कूलों में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो और जहाँ तक रही आपने सवाल किया श्रवण जी की उसका असर क्या मिला, असर देखने को मिला। अगर मैं समझता हूँ 20-25 लोग भी सुधरे मेरे 10 दिन की पदयात्रा में,
तो जो छाले पड़े, उन छालों में वो दर्द आज भी उसका एहसास ख़त्म हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे कहने से 10-15 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अच्छा, ये तो बहुत ही आपका सराहनीय कार्य रहा है, यहाँ तक कि हम भी देखे हैं ये पूरा माजरा आपका। और दूसरी बात, जो नवरात्रि होती है या गणेश चतुर्थी होती है, वो जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं, प्रतिमा रखी जाती है माँ की और गणेश जी की, उसके बाद उनको जो है नदी में बहा दिया जाता था, या यूँ कहा जाए विसर्जन कर दिया जाता था। उसको आप जो है देखें, एक शासन प्रशासन को पत्र भी लिखे, उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए जो है कहा। ये कैसे, क्या आप संभव कर पाएँ? इसका ये था, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन था और राष्ट्रीय हरित क्रांति का प्रदूषण बोर्ड का भी डायरेक्शन था। इसमें पहले एक समितियां बनी जिसमें कि एसडीएम थे और केंद्रीय कमेटी दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं भी था और सिंचाई विभाग के जेई भी थे एवं नगर विकास के सचिव भी थे। सारे लोग थे, मतलब स्थानीय स्तर पे। तो इसके लिए प्रयास तो किया गया, लेकिन सबसे पहले मेरे इस प्रयास में जो मेरा सहयोग किया वो त्रिवेदीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेरे छोटे अनुज सुनील सिंह जी ने इसमें मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने युवा संकल्प समिति के अंतर्गत जो उनकी जो दुर्गा पूजा होती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आदि गंगा गोमती जी मूर्तियों की विसर्जन से कहीं न कहीं दुखी हो जाती हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करो और नदी में विसर्जन ना करके दो देवी प्रतिमाओं का विसर्जन आप या तो गड्ढे में करो या फिर बाहर किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत करो। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मैं समझता हूँ कि शायद 9 साल हो गया उनका विसर्जन आज नदी में नहीं हुआ, बाहर ही हुआ। पहले गड्ढे खोद के उसमें मूर्तियों को समर्पित किया जाता था। और पिछले साल मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर ये बात कह रहा हूँ कि इतने दिनों के प्रयास के बाद, लगभग 11 साल के प्रयास के बाद, हमारे जो भी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य थे उन्होंने भी इसको एहसास किया कि नहीं, हमें एक माँ की पूजा करने के बाद मुझे अपनी आदि गंगा गोमती को गंदा नहीं करना है। और फिर एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया, उसमें पानी की व्यवस्था की गई और सभी लोगों ने उसमें मूर्ति का विसर्जन किया। मैं समझता हूँ कि ये हैदरगढ़ और बाराबंकी जनपद के इतिहास में ये एक चमत्कारिक प्रयोग था या उदाहरण था, जिससे प्रदेश के अन्य लोगों को भी, खासकर माता रानी के भक्तों को, इससे जो है सीख लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और इस आपातकालीन स्थिति में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभियान चला के ज़मीन पे भी उतर के आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप जो है बहुत अच्छे गाने गाए हैं, या कहा जाए सॉन्ग गा के आपने पब्लिश किया है। उसमें से आप क्या हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना सकते हैं? देखिए, कोरोना काल जो था वो विश्व के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा काल था जिसमें हमारे तमाम पत्रकार भाइयों ने भी इसमें खूब अपना योगदान दिया। कोरोना योद्धा की सर्टिफिकेट भी खूब बटे। लेकिन मैंने इसमें ये सोचा कि मेरे पास कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया तुम्हारे पास क्या है, तो मुझे लगा कि मेरे पास माता सरस्वती जी का आशीर्वाद है। फिर मैंने कोरोना काल में लोगों को जागृत करने के लिए मैंने गीतों की रचना शुरू की और मैंने तमाम गीत गाए और उनको मैंने जनता, आम जनमानस के सामने प्रस्तुत भी किया। देश में खूब पसंद किए गए मेरे गाने, और ख़ासकर अवधी भाषा में, क्योंकि मैं तो अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो अवधी भाषा में मैं लाइव हुआ मोबाइल पे और मेरी खूब बात लोगों की समझ में आई। जैसे कि हम बोले, मान लो हम कहें कि भैया हो ऐसा करो, कोरोना काल है, ऐसी वैसी ना टहरो, कोई दूसरों छुओ ना, साफ़ सफाई तो राहत जाओ, नहीं हो छुए तो हो ही जाई, और इससे बचाव ही इलाज है। तो यह हमारी बात सब जने मानें, और ऐसी स्थिति में हमहुक मजा आवा कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और अगर कौनो मनई आपके कहीं कौनो बात माने, वह उनके जीवन के लिए अच्छी हुए, मानव जीवन के लिए अच्छी हुए, तो हमका लागत ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ा सफल रहा। और एक जो तमाम गाना खैर रुमा भैया हम गाएं, तो मैं एक जो गीत रहा वो रहा कि हम 4 लाइनें आपको सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि घिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कोरोना हरा के हम दिखलाएंगे। अरे घिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कोरोना हरा के हम दिखलाएंगे।
हमें ये बीमारी लूट सकती नहीं है, अपनी ये हिम्मत टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। नहीं कोई दुनिया में सानी हमारा, सलामत रहे हिंदुस्तान हमारा। नहीं, ये मैंने गीत लिखा और भी गीत गाए कि जो न मास्क लगाए तो कोरोना आ जाएगा, इस टाइप करके मतलब कई गीत मैंने लिखे। और जो मज़दूर काफ़ी परेशान होकर चले और उनकी मौतें हुई रास्ते में, मैंने उनके बारे में भी लिखा। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना काल जो था वो मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जिसमें मैंने समाज से अपनी नज़दीकी को और बढ़ाया और लोगों को जागृत किया। ये है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली राजू भैया के बारे में, और आपने ये भी साफ तौर पे सुना कि उनके जो गाने थे, उन गानों के जो बोल थे, वो आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। और कुछ जो है आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से देश के रक्षा मंत्री और देश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह चुनाव लड़े, तो मैं उनका मीडिया का वर्क देखता था। मैं आज भी मेरे मित्र बहुत कहते हैं कि राजू भैया अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं बड़ी गाड़ियों से चलता, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा उनको ये जवाब रहता है कि मेरा जो ये जीवन है, मेरा ये जीवन जो है, इसमें मैंने नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी गाड़ी, हनक धमक, ये जो स्थितियां हैं, इसको पाने के लिए पूरा युवा बौराया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माता पिता के सम्मान में, अपने बुजुर्गों के सम्मान में, अपनी संस्कृति के सम्मान में वो पीछे है। अगर हम आध्यात्मिक कंडीशन की ओर जाकर देखें तो मैं समझता हूँ कि भौतिक संसाधन जो हैं वो थोड़े दिनों के लिए सुख देते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो आत्मसंतुष्टि होती है वो व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जाती है और व्यक्ति अपने आप में उज्जवल व्यक्तित्व का होता हुआ नज़र आता है। मुझे याद है कि जब एक ऐसी माँ थी जिसको उसके बेटे ने भी मुंह घुमा के नहीं देखा और उसकी डेथ हो गई, तो जब मैंने उसका अंतिम संस्कार किया शमशान घाट हैदरगढ़ पे अवसानेश्वर धाम पे ले जा करके, तो वहाँ के पंडित जी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये कौन है आपकी? तो मैंने कहा ये मेरे लिए मेरी माँ के बराबर हैं, आप इनका सब कुछ करिए, मैं इनका करूँगा। मुझे ऐसे काम करने में बड़ा आनंद आता है। और हैदरगढ़ में जो शमशान घाट है उसकी कई बार मैंने अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ मैंने वहाँ पर स्वच्छता अभियान भी चलाया। अब ये दुर्भाग्य है कि मैंने कई क्षेत्र के चुने गए जो जनप्रतिनिधि थे, मैंने उनसे भी कहा कि थोड़ा इस पर ध्यान दो, लेकिन शायद किसी के पास मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं वहाँ के बारे में सोचने का समय नहीं था, और या यूँ कह लीजिए कि मैं चाटुकार नहीं हूँ किसी का, इसलिए उन्हें मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं बधाई क्या दूँ, लेकिन मैं याद करना चाहूँगा इस पवित्र मौके पर हैदरगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी को, जिन्होंने मेरे एक बार कहने पे हैदरगढ़ अवसानेश्वर घाट पे जो आप बना हुआ देखते होंगे, काफ़ी अब जर्जर भी हो गया, टूट भी गया है, उन्होंने मेरे एक बार कहने पे उसको बनवाया। तो ऐसे सामाजिक कार्यों को जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहूँगा। और श्रवण जी, आप तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि इस दुनिया में, खासकर मेरे देश में, हर नेता अच्छी बातें करता है, लंबी बातें करता है, लेकिन जब उसकी सत्ता आती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ देता है, अपने सब शुभचिंतकों के पीछे छोड़ देता है, अपनी सेवाओं को पीछे छोड़ देता है। सब कहते हैं हम अच्छे तुम खराब, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आ पाया कि अच्छा मैं कहाँ से ढूंढूं। नेताओं को एक चीज़ चाहिए कि वो दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलावें, एकजुट होकर के, खासकर अपनी पार्टी के लोगों से कहें, वृक्षारोपण का अभियान चलावें। जाहिर सी बात है, वृक्षारोपण खूब होते हैं कागज़ पे, लेकिन पौधे चलते नहीं हैं, कटान बंद नहीं होती। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, आम जनमानस के लिए, मानव समाज के लिए घातक है, और इस पर पूरी गंभीरता से हम सभी को ध्यान देना चाहिए।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजू भैया जी कि आपने बहुत ही बेशकीमती टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को कोरोना के बारे में बताया, व अन्य बिंदुओं को जो है गंभीरता से बताया। फिलहाल ये जो आपकी समाज सेवा है ये कब तक चलती रहेगी, ये लास्ट सवाल है बहुत कम शब्दों में। अब जब तक जीवन है तब तक चलती रहेगी, क्योंकि राजनीति के प्रति मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है कि मेरा जो पुराना रिकॉर्ड है वो भयंकर राजनीतिक युवा का है तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन फिर भी आज की राजनीति में बड़ी कमियां आई हैं। धन का महत्व बढ़ा है, अच्छे लोग पीछे हैं, और ऐसी स्थिति में हम जो है यही कहना चाहेंगे कि सेवा ही जो है वो महत्वपूर्ण है। तो मैं जीवन पर्यंत तक करता रहूँगा। आप जैसे भाई हैं साथ में, तो मैं करता रहूँगा। बिल्कुल। तो आपने राजू भैया को सुना और राजू भैया के बारे में जाना, और जो राजू भैया का जीवन में जो घटनाएं घटी और जो समाज सेवा किया उनके बारे में भी जाना। फिलहाल ऐसी और अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए प्रशासन प्लस।